वेलकम टू कॉमर्स क्रैकर्स। मैं आपका बड़ा भाई प्रियांशु। आज से हम एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिस सब्जेक्ट को कॉमर्स के विद्यार्थी काफी कम पसंद करते हैं। उनकी इस विषय में रुचि बहुत कम होती है और यही कारण है कि विद्यार्थियों का इस विषय के कारण स्कोर थोड़ा सा कम हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में विद्यार्थियों की रुचि कम होने का सामान्य सा कारण है कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी इनकी तुलना में कम व्यवहारिक है। थोड़ा कम व्यवहारिक होने के कारण ही बच्चों का इसमें कम रुचि होती है। दूसरा कि इसमें हम क्या है, हम मैथ से भागना चाहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर हम मैथ और फिगर्स यानी कि गणित और आंकड़ों पर ही बात कर रहे होते हैं। गणित आंकड़ों के साथ साथ हर दूसरे पेज पर हम ग्राफ देख रहे होते हैं, फिगर्स देख रहे होते हैं, चार्ट देख रहे होते हैं, टेबल्स के माध्यम से पढ़ रहे होते हैं। तो यही सामान्य से कारण है कि इस विषय में काफी कम रुचि होती है, लेकिन पढ़ना तो है ही। अच्छा, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का एक कारण ये है कि इस सब्जेक्ट से आप कुछ सीखिए न सीखिए, लेकिन एक चीज आपको जरूर सीखने को मिलेगी जो कि आपके पूरे लाइफ में जरूरी है। ये सब्जेक्ट आपको ये सिखाता है कि पैसे कैसे खर्च करना है, मनी मैनेजमेंट आपको सिखाता है। तो ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है और आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये सीखने को मिलता है कि हमें पैसे कहाँ खर्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमें अपनी कौन सी जरूरत के हिसाब से पैसे खर्च करना चाहिए। बाकी जिस शानदार तरीके से हमने चैनल पर अकाउंटेंसी शुरू की है और शानदार तरीके से हम उसको पढ़ रहे हैं, अभी जर्नल चैप्टर चल रहा है जिसमें हमारी 3 क्लासेस हुई हैं। उसी शानदार तरीके से हम इकोनॉमिक्स को भी शुरू करेंगे और नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे, एकदम हाई लेवल तक हम पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपने अकाउंटेंसी की क्लास नहीं देखी है तो एक बार आप अकाउंटेंसी की क्लास देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। हम बहुत ही इजी तरीके से मुश्किल ट्रांजेक्शन्स को वहां पर देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को, जो कि आपको बहुत कम पसंद होता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पढ़ने में भी मजा आए और थोड़ा समझ में भी आए, ठीक है। कंटिन्यूटी बनाए रखना, तभी आपको, यही नहीं कोई भी सब्जेक्ट है, कंटिन्यूटी बनाने से ही समझ आता है, उसमें इंटरेस्ट भी तभी आपको आएगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का मीनिंग पता होना चाहिए कि इकोनॉमी और एंड इकोनॉमिक्स। इस क्लास को हम 2 पार्ट में, इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में हम बेसिकली इकोनॉमिक्स को समझेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो इकोनॉमिक्स है, ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है, इसका हिंदी अर्थ बताएंगे क्या? इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको हिंदी में कहा जाता है अर्थशास्त्र। क्या कहा जाता है इसको? हिंदी में कहा जाता है इसको हिंदी में अर्थशास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? हिंदी में कहा जाता है अर्थशास्त्र। अगर ये जो हिंदी शब्द है अर्थशास्त्र, अगर इसका अर्थ हम जानने की कोशिश करें, अगर थोड़ा ये जो हिंदी शब्द है अर्थशास्त्र, अगर हम थोड़ा इसको समझे, तो ये जो अर्थ है, अर्थ का यहाँ पर संबंध है, धन से। किससे? धन से। और शास्त्र का संबंध है यहाँ पर शास्त्र का संबंध है अध्ययन से। किससे? अध्ययन से। तो अर्थ का मतलब धन से है, शास्त्र का मतलब अध्ययन से है। तो हम इकोनॉमिक्स में धन का अध्ययन करते हैं, मनी मैनेजमेंट सीखते हैं, पैसा कहाँ जरूरत के हिसाब से कैसे खर्च करना चाहिए। तो ये हमने बात की इसके हिंदी शब्द की, जो की है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का हमने मतलब देखा कि अर्थ का संबंध यहाँ पर धन से है, शास्त्र का मतलब अध्ययन करना। तो धन का अध्ययन करना, इकोनॉमिक्स में हम धन का अध्ययन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये जो इंग्लिश वर्ड है इकोनॉमिक्स, हमें इसको समझना है। तो ये मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि अर्थशास्त्र का इसका मतलब क्या हो गया। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं अर्थ मतलब धन, शास्त्र अध्ययन, ठीक है। लेकिन अगर हम ये जो इंग्लिश वर्ड है इकोनॉमिक्स, इसका मतलब क्या है?
इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो ये एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, वो ग्रीक वर्ड है, ये इकोनॉमिक्स वर्ड एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना, एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ओइकोनोमिया। क्या है? ओइकोनोमिया। किस वर्ड से मिलकर बना है? ओइकोनोमिया। ये इस वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। ओइकोनोमिया एक ग्रीक वर्ड है, इस वर्ड से ये लिया गया है इकोनॉमिक्स। अब ये ओइकोनोमिया वर्ड का मतलब क्या है? ये ओइकोनोमिया वर्ड का मतलब क्या है? ओइकोनोमिया वर्ड का यहाँ पर शब्द का अर्थ है गृह प्रबंधन। क्या अर्थ है? गृह प्रबंधन, है ना, गृह प्रबंधन। क्योंकि ये जो इकोनोमिया वर्ड है ये खुद दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है, ये खुद दो वर्डों से मिलकर बना है, ओइकस और निमेन। ओइकस का अर्थ ओइकस का अर्थ है घरेलू और निमेन का अर्थ होता है प्रबंध। तो उस वर्ड से मिलकर बना है ये ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया वर्ड से बना है इकोनॉमिक्स, और ओइकोनोमिया का अर्थ क्या है? गृह प्रबंधन। अब आप कहोगे कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम गृह प्रबंधन यानी कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट, गृह प्रबंधन क्या हुआ? हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब आप ये कहेंगे कि भैया इकोनॉमिक्स में हम हाउस होल्ड मैनेजमेंट पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के अंदर क्या हम हाउस होल्ड मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं, गृह प्रबंधन? क्या हम इसके अंदर इकोनॉमिक्स में हाउस होल्ड मैनेजमेंट मतलब हम ये पढ़ने वाले हैं कि घर को कैसे चलाया जाता है, कैसे जो है घर के काम किए जाते हैं, खाना बनाना हम इसमें सीखेंगे, कपड़े धोना हम इसमें सीखेंगे, ये कैसे घर चलाया जाता है? गृह प्रबंधन का मतलब यही तो हुआ। तो क्या हम इसमें ये सीखने वाले हैं? तो इसका जवाब आपको भी पता है कि इसमें हम ऐसा कुछ तो पढ़ने वाले नहीं है। तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट का संबंध यहाँ पर है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट का अर्थ यहाँ पर है, देखो यहाँ पर हाउस होल्ड जो है ना, हाउस होल्ड का मतलब यहाँ पर किसी एक इंडिविजुअल पर्सन से हो सकता है, किसी भी एक इंडिविजुअल से हो सकता है। हाउस होल्ड का मतलब यहाँ पर किसी एक इंडिविजुअल से है, हाउस होल्ड का मतलब यहाँ पर किसी एक फर्म से है, हाउस होल्ड का मतलब यहाँ पर किसी भी एक इंस्टीट्यूट से हो सकता है, किसी भी फैमिली से हो सकता है। तो हाउस होल्ड का मतलब यहाँ पर किसी इंडिविजुअल पर्सन से हो सकता है, किसी फर्म से, इंडिविजुअल फर्म से हो सकता है। हाउस होल्ड का मतलब यहाँ पर किसी एक फैमिली से हो सकता है। तो ये हमने बात की हाउस होल्ड। और मैनेजमेंट कि कैसे हम इनको मैनेज कर सकते हैं। अब ये मैनेज करने की जरूरत क्यों पड़ी, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि मानव की जो चाहते हैं वो अनगिनत है, मानव की जो चाहते हैं वो अनगिनत है, और उनको पूरा करने के लिए किसी भी इकोनॉमी में संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। मतलब इतनी संसाधन नहीं है कि मनुष्य की हर एक चाहत को, इच्छा को पूरा किया जा सके, क्योंकि मनुष्य की जो चाहते हैं वो अनगिनत है, लेकिन हमारे पास जो संसाधन है वो तो एक सीमित मात्रा में है। तो हमारे पास जितनी भी संसाधन उपलब्ध हैं, तो उपलब्ध संसाधनों को मैनेज करके कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की चाहतों को पूरा कर सकते हैं, लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं, उस चीज का मैनेजमेंट यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि वो जो रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं उन्हीं रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करके कैसे लोगों को संतुष्ट किया जा सके। तो मैनेजमेंट का संबंध यहाँ पर इस बात से, ठीक है। हाउस होल्ड मैनेजमेंट यानी कि गृह प्रबंधन का अर्थ आई होप समझ आया होगा, ठीक है। हाउस होल्ड मैनेजमेंट समझ आया। तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट का मतलब यहां पर इससे हमको पहले से ही पता है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो भाई उन जो ह्यूमंस की जो वांट्स है उनको हम सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं? रिसोर्सेज को मैनेज करके ही किया जा सकता है, ठीक है। तो अब
लिखना चाहे तो उसमें लिखेंगे, चलो लिख लो। हाउस होल्ड मैनेजमेंट household management involves household management involves how to household management involves how to maximize how to consumer household management involves how to consumers can maximize their profit, their satisfaction, household management involves how to consumers can maximize their satisfaction and producer and producer can maximize their profits and the society can maximize their social welfare. Household management involves how to consumers can maximize their satisfaction and producer can maximize their profits and the society can maximize their social welfare. कैसे कैसे हम मौजूदा रिसोर्सेज को मैनेज करके एक कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं, प्रोड्यूसर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वो कमाए, ऐसा कैसे हम किया जाए, कैसे मौजूदा रिसोर्सेज को मैनेज करके हम सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर दे सके। तो हम हाउस होल्ड मैनेजमेंट में हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं, ये कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा हाउस होल्ड मैनेजमेंट का मतलब यहां पर कैसे है। ठीक है, एक व्यक्ति रहे हैं, आपने नाम सुना ही होगा एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ ने एक लाइन कही थी, अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। आप एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एक लाइन कही थी कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ मनी। क्या कहा था? एडम स्मिथ की एक लाइन लिखेंगे, एडम स्मिथ की एक लाइन है, उसे लिखेंगे। इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स is a science of money। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है। ये एडम स्मिथ की लाइन है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ मनी। लेकिन आप कहो कि नहीं जी हमें तो डेफिनेशन ही लिखवाइए, है ना, हम तो उसको याद करेंगे, हमको डेफिनेशन लिखवाइए। तो लो डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन आप लिख लो, डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे।
Economics refers to that science economics refers to that science which studies human activities relating to human wealth. लो जी, ये आप डेफिनेशन लिखेंगे। इकोनॉमिक्स रेफर्स टू दैट साइंस विच स्टडीज ह्यूमन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ह्यूमन वेल्थ। तो ये हमने डेफिनेशन की बात की, तो इतना नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद हम इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस की बात करेंगे, अर्थशास्त्र की शाखाओं की बात करेंगे। अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं होती हैं। डेफिनेशन बेसिकली समझी जाती है, याद उसको नहीं किया जाता है, डेफिनेशन को रटा नहीं जाएगा, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि मैं ये जो लिखा रहा हूं आप नोट्स बना रहे हैं तो एग्जाम में आप इसको छापेंगे, कोई नहीं छापता है। एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में ही लिखना होता है। आप कितना भी रट के जाइए, लेकिन एग्जाम में आप अपने लैंग्वेज में ही लिख रहे होंगे। ये सबके साथ होता है और ऐसा ही किया जाता है। ये बस आपको थोड़ा ध्यान रहे, आप इसको रिवाइज कर सके, इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट्स की नोट बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं। अब हम बात करेंगे ब्रांचेस की, इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस की, ठीक है। हेडिंग होगी हमारी ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के ब्रांच की बात की जाए तो इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं। इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं, यानी कि इसकी 2 शाखाएं होती हैं। इसकी 2 शाखाएं होती हैं। पहली माइक्रो इकोनॉमिक्स, कई बार नाम सुना होगा ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने ये नाम पहली बार सुना हो, बिल्कुल भी नहीं सुना होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगर आप वैसे माइक्रो मैक्रो का मतलब जानते ही होंगे, फिर भी माइक्रो का अगर आप माइक्रो को अगर आप डिक्शनरी करेंगे या गूगल करेंगे तो इसका आपको अर्थ मिलेगा सूक्ष्म। क्या अर्थ मिलेगा इसका हिंदी अर्थ मिलेगा आपको सूक्ष्म। क्या? सूक्ष्म यानी कि छोटा, सूक्ष्म यानी कि छोटा। और मैक्रो की बात की जाए तो मैक्रो का अर्थ होता है समष्टि। क्या? समष्टि। इसका अर्थ क्या होगा? समष्टि यानी कि बड़ा, विशाल। जब हम बड़े स्तर पर बात करते हैं तब हम मैक्रो यानी मैक्रो की बात कर रहे हैं, छोटे स्तर पर बात किया जाता है यानी कि माइक्रो, सूक्ष्म। इसको आप कह सकते हैं स्मॉल, ठीक है। सूक्ष्म यानी कि क्या? स्मॉल। समष्टि यानी कि लार्ज, समष्टि यानी कि लार्ज, ठीक है। समष्टि यानी कि लार्ज। अगर हम बात करें इनकी ग्रीक वर्ड की कि ये किस ग्रीक वर्ड से मिलकर बने हैं तो बहुत सिंपल है।
माइक्रो जो शब्द है, जो माइक्रो शब्द है वो एक ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, दैट इज माइक्रोस, दैट इज माइक्रोस। और मैक्रो एक शब्द से मिलकर बना है, दैट इज मैक्रोस। तो ये दोनों शब्द से मिलकर बने हैं। माइक्रो बना है माइक्रोस से और मैक्रो बना है मैक्रोस से, ठीक है। ये इनके ग्रीक वर्ड है, इनका मतलब सिर्फ इतना सा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम छोटे स्तर पर बात कर रहे होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं, यानी कि बड़े स्तर पर बात कर रहे होते हैं, ठीक है। बड़े स्तर पर हम बात कर रहे होते हैं। माइक्रोस यानी कि स्मॉल, सूक्ष्म, और यहां लिखेंगे समष्टि। यानी कि बड़ा, समष्टि यानी कि बड़ा। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल लेवल पर बात कर रहे होते हैं। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट अ लेवल एट अ इंडिविजुअल लेवल, द स्टडीज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट अ इकोनॉमिक लेवल। तो छोटे स्तर पर हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और बड़े स्तर पर हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो पूरी इकोनॉमी की जब हम बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में और माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब आप कहोगे भाई भैया हमें ऐसे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, थोड़ा बताइए, थोड़ा एग्जाम्पल दीजिए। थोड़े लो एग्जाम्पल लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड थ्योरी की बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड थ्योरी की बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्रोडक्शन थ्योरी की बात करते हैं, हम प्रोडक्शन थ्योरी की बात कर रहे होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइस डिटर्मिनेशन की बात कर रहे होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइस डिटर्मिनेशन की बात कर रहे होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम फैक्टर प्राइसिंग की बात कर रहे होते हैं, फैक्टर प्राइसिंग की बात कर रहे होते हैं। तो हम छोटे स्तर पर इंडिविजुअल लेवल पर बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और जब हम एज इकोनॉमी, एज होल इकोनॉमी, जब हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं तब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो है हम नेशनल इनकम की बात करते हैं। अगर हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पॉवर्टी की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पॉवर्टी की बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं। तो जब हम एज अ होल इकोनॉमी की बात करेंगे, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जब हम इंडिविजुअल लेवल की बात करेंगे तब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करेंगे। जैसे डिमांड थ्योरी हो गया, प्रोडक्शन थ्योरी हो गया। क्योंकि डिमांड थ्योरी हम किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी की, हम डिमांड थ्योरी किसी भी एक एरिया की हम बात कर सकते हैं। डिमांड थ्योरी में हम किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर सकते हैं।
प्रोडक्शन थ्योरी में हमें किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे, लेकिन जब हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो हम किसी एक सीमित क्षेत्र की बात नहीं करेंगे। नेशनल इनकम की बात हम एज अ होल इकोनॉमी की बात कर रहे होंगे, ठीक है। जब हम टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तब हम एक इंडिविजुअल लेवल पर बात नहीं करेंगे, हम पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे। जब हम पॉवर्टी की बात करेंगे तो हम पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे, ठीक है। जब हम बड़े स्तर पर अध्ययन करते हैं, बहुत ही सिंपल है, हम बड़े स्तर पर बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में, हम छोटे स्तर पर यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर बात करेंगे, अगर हम किसी फर्म की बात करेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर बात करेंगे तो हम वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में। देखिए आप, हम यहाँ पर इन्फ्लेशन की बात करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी हम पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे ना। मॉनेटरी पॉलिसी ऐसा तो नहीं है कि मॉनेटरी पॉलिसी किसी क्षेत्र की हम बना रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी पर हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं। तो छोटे स्तर पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं और सूक्ष्म स्तर, है ना, सूक्ष्म स्तर, बड़े स्तर पर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। तो ये हमने कंप्लीट किया इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स का मीनिंग हमने समझा, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं वो समझा, इकोनॉमिक्स की हमने डेफिनेशन डिस्कस की, इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस हमने देखे। तो इस अगले पार्ट में हम इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे होंगे। किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।